नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में आपका स्वागत है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ हों और मस्त हों। आज दोस्तों FCRA पर इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दी है। FCRA की कहानी उसमें मैंने बताई थी कि किस सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने FCRA को इंट्रोड्यूस किया था। इसकी मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं FCRA के इतिहास के बारे में बात नहीं करूँगा। FCRA हमारे देश में किस प्रकार से हमारे संवैधानिक मूल्यों को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को और इस देश के आंतरिक सुरक्षा के मामले को किस प्रकार से खतरा पैदा कर रहा है, इस बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। FCRA की यदि बात की जाए दोस्तों, विदेशी लोग हमारे देश में करोड़ों करोड़ों, और करोड़ों कम करोड़ों नहीं है, 2021 और 22 में 28,000 करोड़ के आसपास भारत में विदेशी फंडिंग आई थी, आपको पता हो तो। और 21-22 में क्या था आपको पता है? 22 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे दोस्तों। यानी कि ये जो विदेशी फंड हैं जो भारत में आते हैं और भारत में आकर इन विदेशी फंडों को NGO के माध्यम से किस प्रकार से हमारे देश में अराजकतापूर्ण माहौल पैदा किया जाता है, किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को, जो गरीब हैं, मुख्यधारा से अभी वो मुख्यधारा में आए ही नहीं हैं, उनको लालच देकर, उनको प्रलोभन देकर उनको उनके धर्म से विमुख किया जा रहा है, धर्म से परिवर्तन किया जा रहा है। और जिसको जहाँ जैसा मौका मिल रहा है बड़े मज़े से इस कार्य को किया जा रहा है। FCRA की फंडिंग दोस्तों, विदेशी देश हमारे देश में किस नाम से ये FCRA आ रहा है आपको पता है दोस्तों? शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, यानी कि लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए विदेशी देश वाले हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए। मानवाधिकार, उसके बाद गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के लिए विदेशी लोग पैसा यहाँ भेज रहे हैं कि भारत देश के गरीबों की स्थिति को सुधारा जाए। और पर्यावरण संरक्षण। ये 5 पॉइंट हैं दोस्तों, 5-6 पॉइंट हैं। मैं इन 6 पॉइंटों पर बहुत संक्षिप्त तौर पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ। देखो, आपको पता सब कुछ है दर्शकों, आप हमारे जो दर्शक हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, लेकिन एक कमी ज़रूर है दर्शकों, क्योंकि आपको राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के हित के प्रति चिंतन करना होगा। हमारे राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करूँगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी विदेशी देश हमारे देश में 28-28, 24-24, 23-23, 22-22 हज़ार करोड़ रुपए सालाना ऐसे ही दे रहे हैं। इतने बड़े धर्मात्मा हैं वो कि भारत देश में शिक्षा के लिए भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी दे रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दे रहे हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए भी दे रहे हैं, और आपके मानवाधिकार आयोगों को, जो मानवों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए भी वो दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है इस देश में। दोस्तों, आप सभी गांव से भी रहने वाले, शहर से रहने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने एक उदाहरण आपके सामने, किसी के सामने है कि किसी NGO ने, जो ये विदेशी फंडिंग NGO को देते हैं, विदेश के बैठे हुए ये देश, किसी NGO ने किसी गरीब बच्चे के पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है और उसको DC मॉडल, DAV या सेंट जेवियर्स ऐसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया है किसी NGO ने किसी गरीब के बच्चे को लेकर? आप बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी नज़र में ऐसा एक भी केस नहीं है। गरीब घर का बच्चा आज भी सरकारी स्कूलों में जाने के लिए मोहताज है। ये NGO करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं शिक्षा के नाम पर, तो ये शिक्षा के नाम पर पैसा तो ले रहे हैं भैया, किसी गरीब के बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में बेहतरीन में पढ़ाया है? सोचो दोस्तों, आप भी अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखें। आपको भी, जब आप
अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे और अपने आसपास इस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस बात पर आप विचार करेंगे तो आपको एक सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य पर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखो हर परिवार में बीमारियाँ होती हैं, लोग बीमार होते हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। भैया कौन सा एनजीओ आया? क्रिटिकल बीमारी में भी कोई एनजीओ साथ नहीं आता है। क्राउड फंडिंग कर रहे हैं लोग। एक आपने भैया जी कहिन प्रतीक द्विवेदी का शो देखा होगा, उसमें उस बच्चे का एक 16 करोड़ का वो आना है, एक इंजेक्शन उसको लगना है। तो भैया इतने कितने हजार करोड़ आ रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए तुम इस देश में पैसा लेकर आ रहे हैं, उस बच्चे को दे दो। कोई दे रहा है एनजीओ? एक फूटी कौड़ी किसी एनजीओ ने नहीं दिए दोस्तों, एक फूटी कौड़ी। और नाम क्या लिया जा रहा है? स्वास्थ्य के लिए। जैसे इस देश में स्वास्थ्य के लिए इन विदेशी फंडिंग से आए हुए इन पैसों से कोई ऐसा हॉस्पिटल किसी शहर में या किसी गांव में या किसी ब्लॉक में या किसी मेट्रो सिटी में इन्होंने बनवा रखा हो कि वहाँ सिर्फ गरीबों के बच्चों का इलाज होगा, गरीबों के परिवारजनों का इलाज होगा और वो इलाज फ्री होगा। है कोई भैया? स्वास्थ्य के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है क्या आपके संज्ञान में है भैया? कोई नहीं होगा। अब आ जाओ आप महिला सशक्तिकरण पे। भैया कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण किसी एनजीओ ने कर दिया? इस देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं मजदूरी कर रही हैं, उनके पतिदेव उनको जीवन का सफ़र में ही उनको छोड़कर चले गए। 4 4 5 5 बच्चे हैं उनके पास में, किसी के पास 3 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण वो मजदूरी करके कर रही हैं। फिर ये जो विदेशों से जो ये फंडिंग आ रही है महिला सशक्तिकरण के नाम पर, भैया कौन सी महिला का सशक्तिकरण कर रहे हो आप लोग? वेदा पाटकर जी का, उनका सशक्तिकरण कर रहे हो? अरुंधति राय, उनका सशक्तिकरण कर रहे हो? शबाना आजमी, उनका सशक्तिकरण कर रहे हो? किसका सशक्तिकरण कर रहे हो? किसी एक गरीब सिंगल विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चों को कोई एनजीओ ने पढ़ाया हो, किसी एनजीओ ने उनके लिए घर बनाने की व्यवस्था की हो, किसी एनजीओ ने उनके बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए शिक्षा की व्यवस्था की हो? की है किसी ने? महिला सशक्तिकरण किस नाम की महिला सशक्तिकरण भैया? कौन सी महिला का सशक्तिकरण कर रहे हो? ये देश पागल नहीं है, पागल समझने की भूल ना करो विदेशों में बैठे हुए संस्थाओं। इस देश का नागरिक, इस देश का एक एक व्यक्ति अब जागरूक हो चुका है और इस देश में इस प्रकार की साजिश नहीं चलने वाली है, कतई चलने वाली नहीं है। अब आ जाइए भैया मानवाधिकार संरक्षण। कौन से मानवों का यह अधिकार संरक्षित नहीं है इस भारत देश में? इस भारत देश के बराबर खूबसूरत मुल्क सभी समाज के लिए, सभी मजहब वालों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी पंथ मजहब जाति लिंग सब के लिए इस भारत जैसा स्वर्ग देश कोई दुनिया में नहीं है। अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, मानवाधिकार आयोग की दुहाई देता है, महिला सशक्तिकरण की दुहाई देता है। अरे हमारे देश में तो इंदिरा गांधी जी 66 में प्रधानमंत्री बना दी इस देश के लोगों ने। इस देश के लोगों में इतना मानवाधिकार है। और आपका सबसे पुराना संविधान, अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है भैया। आज तक एक भी राष्ट्रपति महिला नहीं बन पाई है। आप सोच के हैरान होंगे दर्शकों, खोज लेना, रिसर्च कर लेना थोड़ी सी। आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं बन पाई है दोस्तों। अब आ जाते हैं पर्यावरण संरक्षण पर। पर्यावरण संरक्षण पर विदेशों से हमारे देश के पर्यावरण के संरक्षण के लिए पैसा आ रहा है। हाँ कुछ आया है, कुछ आया है इसमें, और वो कुछ भी एक शर्त की वजह से आया है कि इतना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं ये देश। तो जैसे मान के चलो जापान है, कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है, तो इंटरनेशनल जो संगठन है तो जापान हमारे भारत देश में फंडिंग करता है कि भारत देश में भाई हम इतना कार्बन कर रहे हैं, भारत देश में हम पौधारोपण करते हैं। लेकिन वो पौधारोपण की क्या सच्चाई है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। अमेरिका ने कौन सा पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ कोई काम किया है? नहीं। ये पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आपको पता है हमारे भारत देश की जो परियोजनाएं हैं, जो आम लोगों के जन कल्याण की परियोजनाएं, उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उनमें
वादा उत्पन्न करते हैं ये लोग। और ये लोग ना सिर्फ वादा ही उत्पन्न करते हैं। एक आपने मध्य प्रदेश और गुजरात का प्रोजेक्ट देखा होगा नर्मदा पर। नर्मदा का जो डैम बना था नर्मदा नदी पर गुजरात में, और मध्य प्रदेश की जो साझा परियोजना थी सरदार सरोवर बांध, बनने नहीं दिया। इन लोगों ने बनने नहीं दिया उसको। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आंदोलन खड़ा कर दिया था। श्रीमती मेधा पाटकर जी ने डिले कर दिया था प्रोजेक्ट। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना गुजरात का, और इन केंद्र में सबसे लड़ाई लड़के उस व्यक्ति ने उस परियोजना को पूरा किया। आज पूरा गुजरात, पूरा कच्छ उससे पानी पी रहा है, लोगों की सिंचाई हो रही है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। ऐसा काम हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, मानवाधिकार आयोग के नाम पर, गरीबी उन्मूलन के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप इस देश में अपना दूसरा ही एजेंडा चला रहे हैं। जितने भी एनजीओ हैं उनके तहत जो फंडिंग यहाँ पर आ रही है, जो चर्च हैं उनके लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। उन लोगों का काम क्या है? गरीब लोगों को फैला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कर देना। मुस्लिम कंट्रियों से जितनी भी फंडिंग आ रही हैं या जिन संस्थाओं से वो फंडिंग आ रही हैं, क्या है यहाँ? लव जिहाद और धर्म परिवर्तन। अच्छा दर्शकों, एक बात आप विचार करो यार, ये लोग धर्म परिवर्तन आखिर में करवा क्यों रहे हैं यार? ईसाइयों के तो 100 से ज़्यादा देश हैं, मुसलमानों के 60 के आसपास देश हैं। फिर भारत में इनको धर्म परिवर्तन करवाने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या मुसलमान कम हैं? क्या ईसाई कम है इस दुनिया में? अरे सबसे ज़्यादा तो ईसाई रहते हैं इस दुनिया में। सेकंड लार्जेस्ट पूरी दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी है। फिर हिंदुओं को भैया क्यों ईसाई और मुस्लिम बनाया जा रहा है? इसका रीज़न है। वो रीज़न आप दोस्तों मैं बताता हूँ आपको वो रीज़न क्या है। दोनों का टारगेट ये है कि भारत में अपनी आबादी को उस लेवल तक पहुँचा दें कि यहाँ सरकार हमारी हो। अब जब सरकार हमारी होगी, कानून हमारे होंगे। कानून हमारे होंगे, इस देश में क्या होगा वो हम तय करेंगे। और हिंदू तो बढ़िया भैया मस्त होके सो रखा है। हिंदू को तो कुछ मतलब ही नहीं है। हिंदू तो एक अगर प्याज 10 रुपये महंगी हो जाती उस पर ही वोट का वो चेंज कर देता है। अरे मोदी जी के राज में यार प्याज, कांग्रेस के राज में 20 रुपये किलो मिलती थी, आज 30 कर दे मोदी जी ने। हटाओ मोदी को, कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। हिंदू तो ये है। हिंदू को क्या पड़ी है? मिटते 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 यहाँ तक आ गए, और पता नहीं मिट के कहाँ जाओगे। अरब सागर में जाएंगे या हिंद महासागर में जाएंगे? जाना तो होगा। जिस दिन ये देश, लिख के ले लो मुझसे, जिस दिन ये देश मुस्लिम सत्ता के अधीन आ गया, यानी कि यहाँ मुसलमानों की सत्ता हुई, अब नहीं 100 नहीं 200 नहीं 500 साल बाद हिंदुओं का हाल वही होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में है दोस्तों। वही हाल होगा, सोच लेना। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। पाकिस्तान के बारे में पढ़ के देख लेना, बांग्लादेश के बारे में पढ़ के देख लेना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। बंटवारे के समय में पाकिस्तान में 28 से 30% हिंदू रहते थे, और जो समृद्ध हिंदू थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, पैसे की थोड़ी बहुत उनके पास व्यवस्था थी, वो वहाँ से भागकर इंडिया आ गए। लेकिन वहाँ रह कौन गया? गरीब से गरीब हिंदू। और गरीब से गरीब हिंदुओं में भी कौन? सबसे अधिक दलित भाई हमारे रह गए थे। आज क्या कंडीशन है पाकिस्तान में आपको पता है? पाकिस्तान में 2% हिंदू रह गया है, 2%। 2% हिंदू रह गया है पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश में 7 से 8%। कहाँ चले गए वो? जमीन निकल गई या आसमान में उड़ गए सारे के सारे? कहाँ चले गए? अरे उन पर इतना शोषण, इतना अत्याचार, उनकी बहन बेटियों पर, उनकी बहुओं पर, उनकी पत्नियों पर इतना घोर अत्याचार कि या तो धर्म ही परिवर्तन कर गए बेचारे, या उस देश से ही पलायन कर गए होंगे, या मार दिए गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है। सोचो भाइयों, सोचो साथियों, बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। हिंदू जब अपने बारे में नहीं सोचता, हिंदुओं का हिंदू ही विरोध कर रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पल भर के लिए सोचो। अब आ जाते हैं कि भैया मैंने आपको रीज़न बताया ये किस लिए विदेश की फंडिंग हो रही है। मेन रीज़न यही है, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी रॉन्ग, मेरे पास कोई इतना पैमाना पैरामीटर तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा सोच आती है। राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूँ, राजनीति को बड़े करीब से देखता हूँ। दिन में जो कुछ भी देखता हूँ वो राजनीति से रिलेटेड ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी है। मुझे मेरे देश की चिंता है, मुझे मेरे हिंदुओं की चिंता है, मुझे इस देश में रहने वाले उन मुस्लिम भाई बहनों की भी चिंता है, ईसाई भाई बहनों की भी चिंता है। अरे अपने मजहब का आप प्रचार करो, लेकिन भैया उस प्रचार में हिंदुओं से नफ़रत मत करो, क्योंकि हिंदू किसी से नफ़रत नहीं करता है। हमारा धर्म किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरी दुनिया निरोगी रहे, पूरी दुनिया सुखी रहे, ये हमारा ध्येय वाक्य है। और दोस्तों इस FCRA का मैं एक और आपको खेल बताता हूँ। इस FCRA के खेल में जब विदेशों से ये फंडिंग आती है तो इस फंडिंग का करते क्या हैं ये लोग, इसको भी आपको समझना होगा। इस फंडिंग जो आ रही है इसका एक मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों 2019 और 20 में हमारे भारत देश में विदेशों से जो फंडिंग आई थी वो 20,516 करोड़ आई थी। उसके बाद 20-21 में आई थी 22,123 करोड़। ध्यान से सुनना इन आंकड़ों को दोस्तों। और 21-22 में आई 28,232 करोड़। फिर 22 से 23 वाले ईयर में घट के आ गई 21 से 21,376 करोड़। और 23 से 24 में फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई 23,588 करोड़। ये सालाना मैं आपसे विदेशों में आई हुई फंडिंग बता रहा हूँ। इन 5 सालों में आपने क्या चीज़ नोट की दोस्तों? 2021 और 22 में 28,232 करोड़। सामान्य वर्षों में तो 22, 21, 23 आई, तो इस 22 में इतने 28,000 करोड़ के आसपास क्यों आए पता है आपको? क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी जी को रोकना था, चुनाव नहीं जीतना था, जितवाने देना था। ये इतना पैसा आया, लोगों में बांटा गया था, इसे मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया था। समझ में आई आपके में बात? और दोस्तों ये फंड देता कौन है आपको पता है? कोई भी विदेशी सरकार डायरेक्टली नहीं देती है, विदेशी कंपनी के थ्रू आता है, विदेशी कोई ट्रस्ट के थ्रू आता है, सोसाइटी के थ्रू आता है, फाउंडेशन के। एक फाउंडेशन के तो हैं जॉर्ज सोरोस, उनके इतने फाउंडेशन हैं, वो तो क्लियर कहते हैं कि मैं 8,000 करोड़ अकेला मोदी को हटाने के लिए दे सकता हूँ। 8,000 करोड़ दे सकता हूँ, ये उनके वर्ण हैं, लेकिन वो देते हैं। ये कई रिपोर्टों में सामने आ चुका है कि वो देते हैं। आपको क्या पता, ये जगह जगह मामूली सी बातों पर ये दिल्ली जंतर मंतर में ये आंदोलन हुआ, ऐसे ही हो गया। आप 10 आदमी इकट्ठा करके बता दो भैया, सब पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। चीफ जस्टिस साहब कुछ वर्ड निकाल देते हैं, कॉकरोच और पैरासाइड, उस पर एक विदेश अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति ऑनलाइन पार्टी बना देता है, रातों रात उसके 22 लाख से अधिक सब्सक्राइब हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। विचार करो, आपको विचार करना होगा दोस्तों, विचार करो। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। सब पैसे की महिमा है, सब पैसे के, अर्थ के बिना भैया सब व्यर्थ है, बिना अर्थ के सब निरर्थक है, बिना अर्थ के कुछ काम नहीं चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉप 10 जो कंट्री हैं 2023-24 में जिन्होंने भारत में पैसा भेजा है, सो कॉल्ड किसके लिए? सामाजिक कल्याण के लिए। सामाजिक कल्याण कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई सामाजिक कल्याण नहीं हो रहा है। आपको मैं बताता चलूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देख लीजिए। कोई एनजीओ किसी गरीब की शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रहा है, एक तलाकशुदा महिला या विधवा महिला या किसी प्रकार से गरीब हालत में जो महिला अपना जीवन यापन कर रही हैं, उनका किसने सशक्तिकरण कर दिया है? पर्यावरण के लिए,
पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना काम कर दिया है किसी एनजीओ ने, जो फंडिंग वहाँ से आ रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए किस गरीब का इन्होंने एक कमरा भी बनवा के दे दिया है। आप अपने आसपास थोड़ा सा नज़र घुमा के देखिए दोस्तों, आपको मिलेगा क्या? जीरो। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? जीरो। ऐसा हुआ ही नहीं है। ये तो एक मुखौटा पहना जाता है सामाजिक कल्याण के लिए। जैसे हमारे देश के जो महान नेता लोग हैं वो कहते हैं ना, क्या काम है आपका? समाज सेवा। क्या काम है हमारा? समाज सेवा। सभी नेता लोग यही कहते हैं। किसी भी पार्टी का, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी नेता का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समाज सेवा करने आए हैं। अरे समाज सेवा करते करते इतनी समाज सेवा कर लेते हैं कि खुद की प्रॉपर्टी इतना बड़ा कर लेते हैं कि दो कमरे का मकान होता है वो मकान 22 कमरों का हो जाता है। वैगन आर में चलते थे, आज 30-32 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। 2 टाइप के फ्लैट में रहते थे सरकारी में, और ऐसा महल बनाया कि उस महल में जो कमोड होती है वो भी रिमोट से कंट्रोल हो रही है, पर्दे भी रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। 40-40 लाख रुपए की टीवी, स्मार्ट टीवी, इटालियन जर्मनी से बिल्कुल संगमरमर का पत्थर आया है। इसी को तो कहते हैं जनसेवा। ये राजनेताओं के काम है जनसेवा के। समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, आप समझदार हैं, सारे दर्शक हमारे समझदार हैं। तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ टॉप 10 कंट्री जिनसे हमारे भारत देश में पैसा आता है। और उस पर मैं ये तो नहीं कहता कि सारे के सारे पैसे का दुरुपयोग होता है, लेकिन सरकार अब जब इसमें कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है तो भैया दर्द क्यों हो रहा है किसी को? सरकार का ये काम है कि हमारे भारत देश में किसी भी विदेशी देश से जो भी पैसा आ रहा है, सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि उस पैसे का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उस पैसे का उपयोग जन कल्याण के लिए हो रहा है, लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, या फिर उसका और ही कोई मकसद है। ये सरकार को जानने का पूर्ण अधिकार है। और सरकार FCRA अगर ये एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है तो मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। सरकार को पूरा अधिकार है, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार को ये जानने का पूरा अधिकार है कि अगर किसी देश से 28,000 करोड़ रुपए भारत में दिए गए, जिन एनजीओ को वो पैसा दिया गया वो एनजीओ ने क्या किया, ये सरकार को जानने का पूरा अधिकार है। और अब सरकार समय समय पर इसमें परिवर्तन होते भी रहे दोस्तों। अब सरकार इसमें और इसके स्क्रू टाइट करने वाली है। इन एनजीओ को बड़ा मलाई चाट रहे हैं समाज सेवा के नाम पर। भाई साहब इतनी इतनी करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और पहनावा बिल्कुल ऐसे दाढ़ी नहीं बनाएंगे, 15-15 20-20 दिन तक ढीला ढाला कुर्ता पहन लेंगे, बाल ऐसे रखा लेंगे कि जैसे भाई कितने मेहनती और कितने वो। और इनके आप घर जाके देखो, महल बना रखे हैं, महल। बच्चे तक के लिए करोड़ों की गाड़ियाँ हैं इनके पास। ये हो रही है समाज सेवा। गरीब वहीं की वहीं है, महिला वहीं की वहीं है, पर्यावरण वहीं की वहीं है। फिर कौन सा भैया जनसेवा है रही है इन एनजीओ के द्वारा? अब मैं आपको टॉप 10 कंट्री बताता हूँ जो भारत देश में ये फंडिंग करती हैं। सुनिए दोस्तों ध्यान से। USA अमेरिका भारत में लगभग 32.59% पैसा भेजता है। UK ब्रिटेन 17.99%, लगभग 18% पैसा भेजता है। जर्मनी 9.34%, ये 2023-24 के आंकड़े बता रहा हूँ दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया 7.5%, कनाडा 6.02%, नीदरलैंड 4.9%, स्विट्जरलैंड 4.25%, फ्रांस 3.78%, जापान 2.48%, सिंगापुर 1.64% और अन्य देश 9%, 9.5%। यानी कि अब आप 10 देशों में उठा के देख लो, इनमें अमेरिका सबसे ज़्यादा हमारे लिए पैसे भेज रहा है। अमेरिका हमारा इतना भला चाहता है। अरे हमारा भला चाहता है। इंदिरा गांधी जी को जब उन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था तो उन्हें हटाने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर इतने पैसे भेजना शुरू कर दिया कि यहाँ के वोटरों पर इफेक्ट पड़ने लग गया। तभी तो FCRA कानून इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, और मैं सपोर्ट करता हूँ इंदिरा गांधी जी का। सही लेकर आई थी, वो मांग थी समय की
हम किसी भी विदेशी ताकत को, विदेशी संस्था को, विदेशी ट्रस्ट को, विदेशी फाउंडेशन को समाज सेवा का मुखौटा पहन के हमारे देश में अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे। इस देश का समाज अब जागृत हो चुका है। वो जमाने गए, वो जमाने गए भैया, जब सब कुछ आपने कर लिया समाज सेवा के नाम पर। इतने इतने बड़े आंदोलन सालों चलते हैं। एक आंदोलन को चलाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। करोड़ों कहाँ से आते हैं वो? ये लोग बैठते हैं, इनके पास हैं वो पैसे? इन्हें पैसे दिए जाते हैं बोरी भर भर के, ताकि देश में माहौल को ख़राब करें। ये जंतर मंतर वाला मैटर क्या था? अरे छात्र तो आंदोलन भैया झारखंड में भी कर रहे हैं। किसी ने एक पत्थर नहीं फेंका किसी पुलिस वाले पे। किसी छात्र ने पुलिस की गाड़ी के शीशे नहीं तोड़े। किसी छात्र ने सीसीटीवी नहीं हटाया। वो होता है छात्र आंदोलन। और वहाँ पे तो कोई कनाडा से ऑनलाइन बिरयानी के ऑर्डर है रहे, फ्रांस से ऑनलाइन बिरयानी के ऑर्डर रहते हैं, कुवैत से, तुर्की से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से ऑनलाइन खाना पहुंच रहा है। यहाँ की भी बात छोड़ो, ऑनलाइन। समझ में नहीं आता। हमारे ये देश की जनता मूर्ख समझ रखी है आपने। देश की जनता नाज नहीं खाती है। इस देश की जनता सब कुछ समझती है। वहाँ झारखंड में ऑनलाइन रोटी भेज दो, पिज्ज़ा और बिरयानी और चिकन मक्खन उनकी तो बात छोड़ो, रोटी सब्जी भेज दो भैया उनको, चटनी से भेज दो, लस्सी भेज दो। भेजा किसी ने? 1 रुपया की मदद नहीं आई है, 1 रुपया की किसी एनजीओ की। और दिल्ली में, दिल्ली का तो हाल आपने देख लिया दर्शकों। मैंने वीडियो भी इस पर बनाई है, देख लेना आप, प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई होगी दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के ऊपर। दिल्ली में कोई ऐसा एनजीओ नहीं, कोई ऐसा जो अपने आप को टॉप टाई बेल्ट लगा के, जो वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को कहते हैं, विश्लेषक, जैसे सारा ज्ञान इन विश्लेषकों के पास है। देश की जनता मूर्ख है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। देश की संसद को उखाड़ने जो भीड़, जो मॉब देश की संसद को उखाड़ने के लिए उतारू हो रही है, आप उन्हें जस्टिफाई करोगे? और मैंने वीडियो भी बनाया था, कल बनाया था मैंने। राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, सर आप जिम्मेदार राजनेता हैं। देश की संसद को जो लोग उखाड़ रहे हैं, आप उन्हीं के साथ खड़े हो। किस संविधान की बात करते हैं फिर आप? कौन सा संविधान बचा रहे हैं आप इस देश में? क्या इस देश को समझ में नहीं आ रही है? ये देश सब कुछ समझ रहा है सर, सब कुछ समझ रहा है। और ये देश सारी बातों को समझता भी है। इस देश की जनता भूली जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं है। ये भूल मत करना आप दोस्तों। मैंने ये आपको एफसीआरए में, विदेशों में लोग एफसीआरए को, कानून को लेके विदेशों में पेट में मरोड़ उठ रही हैं भैया। विदेशों में बैठे लोग, अमेरिका, सबसे ज़्यादा दुख अमेरिका को हो रहा है। अरे तू भारत देश की समाज सेवा करना चाहता है, भारत के लोग या भारत की सरकार नहीं चाहती कि भैया हम नहीं समाज सेवा कर रहे, तो अपने देश में कर ले। जरूरी हमारे देश में ही समाज सेवा करेगा? समाज सेवा का काम है भैया, हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। अगला कह रहा है भैया मुझे नहीं सेवा करवानी, तो नहीं करवानी तो जबरदस्ती करेगा। ना मैं तेरी सेवा करूँगा। ये अच्छी बात है। बंदा मना कर रहा है कि नहीं यार मुझे सेवा की ज़रूरत नहीं है, ना फिर भी मैं तेरी सेवा करूँगा। ऐसा होता है दोस्तों? आप सोचो आसपास, आप किसी के घर गए, गरीब आदमी के पास में, आप उससे कह रहे भैया ले मैं, तेरी हालत कमज़ोर है, मैं तुझे 10,000 रुपये दे रहा हूँ। अगला आदमी कह रहा ना भैया मुझे 10,000 पाना चाहिए, मेरी हालत कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन मैं अपने आप को, हालत को सुधार लूँगा। लेकिन फिर आप ज़बरदस्त, अरे ले ने यार, कैसी ज़बरदस्ती है? चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, बड़ी पेट में दर्द है रही है भैया भारत देश में समाज सेवा करने की। नहीं चाहिए हमें कोई समाज सेवा भैया, नहीं चाहिए हमें कोई समाज सेवा। ऐसी समाज सेवा नहीं चाहिए जो हमारी गर्दन काट रही होए, हमारे भाइयों का ही परिवर्तन कर रही होए, हमसे ही हमारे भाइयों को काट रही हो। ऐसी हमें समाज सेवा नहीं चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए हमें, ऐसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं चाहिए हमें, ऐसा हमें गरीबी उन्मूलन नहीं चाहिए। गरीबी उन्मूलन नहीं, उसको ही हमसे छीन के ले जा रहे हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा कुछ। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, पूरा मानसून सत्र निकलने की कगार पर है, 4 दिन बचे हैं आपके पास में। एफसीआरए बिल को पास करवाइए, ध्वनि मत से करवाइए, विपक्ष उसमें। और मैं तो ये
ओम बिरला जी से कहना चाहता हूँ, भैया जिम्मेदारी आपकी, आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये तख्ती लेके और बेल में आकर इतना उत्पात कर रहे हैं, क्या फिर किस लिए आप गद्दी पे बैठे हो? मार्शल किस लिए है वहाँ? अरे 2 4 5 10 को तो बाहर का रास्ता दिखाओ 2 4 दिन के लिए, अकल ठिकाने आए, ताकि इन लोगों की। संसद संवाद का स्थान है, संवाद का। संसद हमारे संविधान में लिखा हुआ है स्पष्ट, संसद विचार विमर्श, देश की समस्याओं को सुनने और उस पर चर्चा करने, एकमत होने के, संवाद का, चर्चाओं का स्थान है। वो वहाँ हंगामा करने का स्थान नहीं है। चाहे कोई भी हंगामा करता हो, किसी पार्टी का राजनेता, मैं उसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओम बिरला जी कुछ शक्ति दिखाओ, ताकि लगे देश को कि हाँ संसद है वो। यार अखाड़ा बना दिया जंग का, और आप कुछ नहीं कर रहे, आते ही नहीं। नहीं, ये नहीं चलेगा। एफसीआर बिल को पास कराइए, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ। और विदेशों से जितना भी पैसा आ रहा है, जिस किसी भी संगठन को आ रहा है, एनजीओ को आ रहा है, एक एक पैसे की ऑडिट होनी चाहिए, एक एक पैसा की, कि 1 रुपया भी कहाँ इन लोगों ने खर्च किया है। तब जाके इस देश की जो बार बार अराजक स्थिति में इस देश को ढकाला जा रहा है, इस देश सही रास्ते पर चलेगा और इस देश में अमन शांति तभी रहेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जय श्री राम।